इस वीडियो में हम फोबिक डिसऑर्डर के एपिडेमियोलॉजी और इसके कारणों यानी इटियोलॉजी पर बात करेंगे। पहले इसके प्रीवेलेंस रेट को जानते हैं। सभी फोबिया इक्वली कॉमन नहीं होते। सोशल फोबिया स्पेसिफिक फोबिया के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। स्पेसिफिक फोबिया की एस्टिमेट प्रीवेलेंस रेट 4.5% है, जबकि सोशल फोबिया की 11% है। फोबिया स्पेशली पैनिक डिसऑर्डर की तरह वुमेन्स में मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। अब इसके इटियोलॉजी को जानते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बायोलॉजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फोबिया में बायोलॉजिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन कुछ रिसर्चर ने इसके जेनेटिक बेसिस का सुझाव दिया है। यानी इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो कम दिखते, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर है तो उनके बच्चों को ये डिसऑर्डर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। जेनेटिक इन्फ्लुएंस लिमिटेड हो सकता है, लेकिन टेम्परामेंट का रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ बच्चे नेचर वाइज ज़्यादा जंपी या अराउज्ड होते हैं, जिससे बाद में फोबिया डेवलप हो सकता है। टेम्परामेंट ऑटोमेटिक नर्वस एक्टिविटी से जुड़ा हो सकता है, जिससे कुछ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। लोगों को सांप या ऊंचाई से डर लग सकता है, लेकिन किताबों या कप से नहीं। इसका कारण प्रिपेयर्डनेस हो सकता है, यानी हमारा ब्रेन कुछ ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंटली डेंजर मानता है। अब इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जानते हैं। फोबिया के साइकोलॉजिकल फैक्टर को थ्योरी के बेसिस पर समझाया गया है। पहला थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी अनकॉन्शियस नीड्स और कन्फ्लिक्ट पर जोर देता है। सिगमंड फ्रॉइड ने लिटिल हैंड्स के घोड़े के डर के केस में बताया है कि फोबिया ईगो के प्रति डिफेंस मैकेनिज्म का एक तरीका है। मतलब इन्होंने फोबिया को डिफेंस मैकेनिज्म का रूप बताया है। लिटिल हैंड्स के मामले में क्या हुआ था कि वो अपने ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही कि जो बॉय चाइल्ड होता है वो अपने माता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और जो गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो वो जो हैंस नाम का लड़का था वो इसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा था, इसी कन्फ्लिक्ट में था, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और उसका ये डर घोड़े के डर पर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब वो घोड़े से डरने लगा। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने यही बताया है कि पर्सन अपने बचाव के लिए, अपनी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, वही फोबिया है। दूसरे साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव बताते हैं कि फोबिया इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट हो सकता है, ना कि इड से। इसको क्रिटिसाइज भी किया था। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था कि फोबिया का कारण बस सबकॉन्शियस इम्पल्सिव में नहीं खोजा जाना चाहिए, बल्कि और भी चीज़ों से फोबिया हो सकता है। इस बात को रखा गया था, इस बात पर इसको क्रिटिसाइज किया गया था। दूसरा है लर्निंग थ्योरी। वॉटसन और रेयनर के लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने एक छोटे बच्चे में एक सफ़ेद चूहे के प्रति डर डेवलप किया था, जिससे तेज़ आवाज़ के साथ जोड़ा था। इससे ये साबित हुआ कि फोबिया सीखने या कंडीशनिंग का रिजल्ट हो सकता है। दूसरे लर्निंग थ्योरी में जैसे पहले अवॉइडेंस कंडीशनिंग,
इसमें जब कोई पर्सन फोबिक ऑब्जेक्ट से बचता है तो उसे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ एक रेनफोर्समेंट का काम करती है जिससे फोबिया बना रहता है। और दूसरा मॉडलिंग और वाइकेरियस लर्निंग। इसमें बेंडूरा के अकॉर्डिंग बच्चे पेरेंट्स के बिहेवियर की नकल करके डर सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को किसी ऑब्जेक्ट से डरते हुए देखता है तो वह भी उसी ऑब्जेक्ट से डरने लगता है। इसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। इसको क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया था क्योंकि ये मानते थे कि सभी फोबिया को लर्निंग थ्योरी से नहीं समझा जा सकता, स्पेशली प्रिपेयर्डनेस थ्योरी। ये बताता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगला है कॉग्निटिव थ्योरीज। ये बताते हैं कि फोबिया का कारण फॉल्टी थॉट प्रोसेस यानी सोचने का गलत तरीका है, क्योंकि फोबिक पर्सन फोबिक ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। वो मानता है कि नेगेटिव इवेंट्स डेफिनेटली होगी, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल फोबिया में पर्सन सोचता है कि वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ये बिलीफ अनकॉन्शियसली बनी रहती है और उन्हें बदलना कठिन हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। फोबिक डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए एंजियोलिटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ किया जाता है, स्पेशली सोशल फोबिया के लिए। लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए 3 मेन साइकोलॉजिकल अप्रोच होते हैं। पहला, साइको एनालिटिकल थेरेपी। ये अनकॉन्शियस में दबे हुए कन्फ्लिक्ट को बाहर लाने और उन्हें एक मैच्योर वे में हैंडल करने का प्रोसेस है। इसमें पर्सन की प्रॉब्लम को दूसरे ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, बिहेवियरल अप्रोच। इसमें बहुत से मेथड हैं, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें पर्सन को धीरे धीरे उस फोबिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के कांटेक्ट में लाया जाता है जिससे वो डरता है। लेकिन पहले पर्सन को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, फिर हायरार्की ऑफ एंजाइटी तैयार की जाती है, यानी ऐसी सिचुएशन की लिस्ट बनाई जाती है जिससे पर्सन डरता है। जैसे पहले कम किससे डरता है, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से एक हायरार्की बनाई जाती है। अब इसे एग्जांपल से समझो। अगर किसी पर्सन को सांप से डर लगता है तो पहले उसे कार्टून के थ्रू सांप की तस्वीर दिखाई जाएगी, जिससे डर का रिएक्शन कम होगा। फिर उसको रियल सांप की इमेज दिखाई जाएगी, इससे जो उसका डर है वो थोड़ा और ज़्यादा होगा, मतलब कम उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इसके बाद 3D इमेज और वीडियो दिखाई जाएगी। लास्ट में उसे असली सांप के पास ले जाया जाएगा ताकि वो सांप को देखकर अपने आप को कंट्रोल करे। अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई गई है और तुरंत उसके सामने से वो ऑब्जेक्ट हटा दी जाएगी। अगला है फोल्डिंग या एक्सपोजर थेरेपी। ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के ठीक अपोजिट है। इसमें पर्सन को सीधे डरावनी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का सामना करने के लिए कहा जाता है। मतलब जिस चीज़ से पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है उसको पहले रखा जाएगा, फिर उस कम डरावनी चीज़ों को रखा जाएगा। जैसे विलेज एरिया में रहने वाले छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए
उन्हें सीधे पानी में फेंक दिया जाता है। इसी तरह किसी फोबिया वाले पर्सन को सीधा उस सिचुएशन में रखा जाता है ताकि वो उस डर को झेल सके और खुद पर कंट्रोल पा सके। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि कुछ लोग ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा है मॉडलिंग। इसमें पर्सन को दूसरे लोगों को बिना डर के उस सिचुएशन का सामना करते हुए दिखाया जाता है जिससे वो पर्सन डरता है, ताकि उनको लगे कि हाँ, वो पर्सन जब इस सिचुएशन को झेल सकता है तो मैं क्यों नहीं झेल सकता। उनको ये विश्वास दिलाया जाता है। अगला है कॉग्निटिव अप्रोच। इस अप्रोच में ये माना जाता है कि फोबिया से सफ़र करने वाले पर्सन को पहले से पता होता है कि उसका डर इनरेशनल है, लेकिन केवल ये समझाना कि उसका डर इनरेशनल है ये काफ़ी नहीं होता। इसलिए उसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये सोशल फोबिया के लिए होता है। इसमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की पहचान की जाती है और उन्हें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदलने की कोशिश की जाती है। अब है कॉम्बिनेशन थेरेपी। रियल लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट को मिलाकर पर्सन की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। सही ट्रीटमेंट का चूज़ पर्सन की प्रॉब्लम और उसके सेवरिटी लेवल को देखकर किया जाता है।